क्या पता अगर लाइफ हार दे रहा है तो चलो लड़ते हैं लाइफ से, जो होगा देखा जाएगा, इस बार निकालना है। तो वो मोटिवेशन के साथ थोड़ा पॉजिटिविटी आया। बुक्स कहें जो कि हर स्टूडेंट्स को बीपीएससी के लिए पढ़नी चाहिए, उनके बारे में अगर मैं बुक की बात करूं तो अगर होलिस्टिकली प्रिपरेशन की बात करूं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्री के लिए अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। जो जर्नी मैंने स्टार्ट किया था उसका अभी एंड तो नहीं हुआ है, मेरा एंड पॉइंट तो यूपीएससी प्रिपरेशन ही, यूपीएससी ही है। तो मैंने अपने तरह से सजाया हुआ अपने मोटिवेशन के लिए, और इन सब में सबसे ज़्यादा ये मेरे पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी। मैं डेली सुबह उठकर इनसे मोटिवेट होता हूँ, हर एक पॉइंट्स को, और बस इसी को रिवाइज करता था। एग्जाम के पहले भी काफ़ी यूजफुल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटोस। अभी हमारे साथ है उज्जवल सर, जो कि अभी हाल ही में जो बिहार पीसीएस का रिजल्ट आया था 196 रैंक के साथ प्रोविजन ऑफिसर के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे। सर ओल्ड राजेंद्र नगर के पास जो करोल बाग एरिया है वहाँ पर रहकर प्रिपरेशन करते थे, तो उनकी जर्नी जानेंगे। साथ में वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे, यहाँ पर क्या माहौल है बीपीएससी को लेकर, और भी जो तमाम प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उनसे हम बात करते हैं। ओके, सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा रूम है और सबसे पहले यहाँ पे मेरे इंस्पिरेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, और ये कोट लिखा हुआ है, योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। और इस प्रिपरेशन के दौरान ये मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि अपने मिस्टेक से सीख कर इम्प्रूव करूँ। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये मेरा टेबल हुआ जहाँ पर कि मैंने अपने 3 साल का प्रिपरेशन किया है। ये सारे बुक्स इस पर रखे हुए हैं, लैपटॉप्स और सारी जो मटेरियल्स हमें पढ़ाई के लिए ज़रूरत होती है। इन सब में ये वॉल को मैंने अपने तरह से सजाया हुआ अपने मोटिवेशन के लिए, और इन सब में सबसे ज़्यादा ये मेरे पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी। मैं डेली सुबह उठकर इनसे मोटिवेट होता हूँ और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। फिर ये है संदीप महेश्वरी, जो मेरे एक तरह के इंस्पिरेशन भी हैं और काफ़ी मोटिवेट करते हैं सबको। मुझे इनसे मिलने का मौका मिला तो उन्होंने मुझे अपना मुझे एक लिख कर दिया कि विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फिर बाकी जो मैप है, एक छोटा सा मैप मैंने लगा रखा है। इन छोटे से मैप में, फिजिकल मैप में मैं इसको स्टडी करता हूँ। एक भागवत गीता का कोट है जो मुझे काफ़ी इंस्पायर करता है, इफ़ यू डोंट फाइट फॉर व्हाट यू वांट, डोंट क्राई फॉर व्हाट यू लॉस्ट। मतलब हमें लड़ना है और अपने आप को मेहनत करके अब जो भी प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है। ये सिलेबस है, ये सिलेबस को मैंने छोटा छोटा चिपका कर रखा है। फिर यहाँ पे स्वामी विवेकानंद है, ये भी मेरे एक इंस्पिरेशन है। इनका जो कोटेशन है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव, तो ये भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। फिर सचिन तेंदुलकर, ये भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं। इनका कहना है कि एंजॉय योर गेम एंड चेज योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। तो इसका मतलब कि प्रिपरेशन के दौरान अगर हम एंजॉय नहीं करेंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और यूपीएससी की प्रिपरेशन, बीपीएससी की प्रिपरेशन ऐसी ही होती है। फिर बाकी कैलेंडर्स हैं, और ये कुछ मेरे बहन के द्वारा गया हुआ राखी का है, जो ये सब भी एक तरह से पॉजिटिव वाइब देते हैं। बाकी अगर आगे बढ़ें तो बैडमिंटन रखा हुआ है, मैं शाम को फिजिकल के तौर पे खेलता हूँ। बाकी ये बुक्स हैं, ये हुए बीपीएससी के लिए, ये मेरे सारे ऑप्शनल के बुक्स हैं, और यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स के, एथिक्स के, यूपीएससी से जुड़ा हुआ, पॉलिटी के बुक, ज्योग्राफी के बुक, सारे बुक्स को मैंने ऐसे लगा कर रखा है। और अगर आगे बढ़ें तो ये यहाँ पे मैंने वर्ल्ड मैप लगा के रखा है, और वर्ल्ड मैप से मैं जब भी ज़रूरत पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा कि मैप एक प्रिपरेशन के लिए सबसे ही अहम होता है। बाकी तो ये मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक नॉवेल की कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो ये लगा रखा है। इधर मेरे जो टेस्ट सीरीज़ मैं देने वाला हूँ, या टेस्ट सीरीज जो मैंने दे दिया है, या PT 365 कौन सा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो टिक मारा हुआ है, और वो कैसे कैसे किस टाइम में पढ़ना है, एक तरह का रूटीन बनाया हुआ है। ये एक तरह से मुझे गाइड करता है। फिर आगे बढ़े तो ये बीपीएससी का सिलेबस रखा हुआ है, ये मैंने बीपीएससी के मेंस के वक्त ही लगाया था, और अभी तक ये है लगा हुआ, तक यूज़फुल होता है। एक लास्ट कोटेशन यहाँ पे है जो कि JRD टाटा ने दिया था, व्हेन यू वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, एंड व्हेन यू प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। थैंक यू दोस्तों। तो ये मेरा नोट्स है, नोट्स तो ओवरऑल है, लेकिन ये सबसे शॉर्ट नोट्स जो मैं बनाता था, जो यूनिक चीज़ है और मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ। हर एक चैप्टर्स का मैं इसे शॉर्ट नोट्स बनाता था, हर एक पॉइंट्स को, और बस इसी को रिवाइज करता था। एग्जाम के पहले भी काफ़ी यूज़फुल होता है, और रेगुलर रिवीजन में भी। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, मैंने इंट्रोडक्शन भी बना कर रखा है, इंट्रोडक्शन कि क्या लिखूंगा अगर हॉब्स पे आया क्वेश्चन, और इधर भी लास्ट में मैंने सारा पॉइंट्स कवर किया। इसी तरह मैंने सारा नोट्स बनाया, और उस तरह ही ये अगर देखो, इसमें भी इंडो यूएस का सारा पॉइंट्स एक पेज में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट कोट्स वोट्स सब कुछ। तो इस ढंग से आप नोट्स बना सकते हो, इंडो पाक का है सब कुछ, ओवरऑल नोट्स का एक समरी बना सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल है।
दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बता दूं जिसका नाम है स्कॉलर, जिसको ओली बोर्ड ने लॉन्च किया था। तो चलिए इस ऐप के आपको मैं फीचर बताता हूं कि किस तरीके से ये ऐप वर्क करता है। ये ऐप यूज़र फ्रेंडली है, सबसे इनका जो मेन फीचर है आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर हम इनके बात करें, जो इनकी टेस्ट सीरीज़ है वो हाईली क्वालिटी वाली है और साथ में उसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके से इनके जो टेस्ट हैं वो आप दे सकते हो। और इसके बाद अगर हम बात करें इनके प्रीलिम्स कंटेंट की, तो शॉर्ट्स एंड क्रिप्स वे में आपको प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। और इनके जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं या जो कंटेंट है वो क्रिप्स एंड शॉर्ट वे में दे रखा है। साथ में अगर हम माइंड मैप की बात करें तो माइंड मैप भी बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स वे में समझाया गया है, जिसको आप इजीली रिवाइज कर सकते। सो गाइस, जो ये ऐप है काफ़ी यूज़फुल है फॉर यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए सर। मेरा नाम उज्जवल है और 64 बीपीएससी में मैंने 196 रैंक प्राप्त किया है। मैंने अपना इनिशियल स्कूलिंग सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल से किया है। फिर उसके बाद मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैंगलोर से, और उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी के और सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में अपने आप को डिवोट किया। कब से आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था? मैं 2017 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था और उसके बाद 2018 में ये एग्ज़ाम जो 64th हुई मैं उसमें अपीयर कर गया। और ये एग्ज़ाम का प्रोसेस लंबा था तो हमारा प्रिपरेशन भी लंबा चलते रहा। ओके, तो सर आप एग्ज़ाम की जर्नी बताइए कि आपने एग्ज़ाम कौन सी कब दी और इसका क्या रिजल्ट रहा। अगर मैं जर्नी की बात करूं अपनी, तो एक नज़रिया से अगर देखें तो अगर आप मेरी जर्नी देखोगे तो कहोगे यू आर वन ऑफ द मोस्ट अनलकीएस्ट पर्सन क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग से शुरू करना चाहूँ कि स्कूल में भी मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता था, मैं अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन और मेरे जो प्रिंसिपल थे वो ग्रुप कैप्टन थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि और सैनिक स्कूल में हर एक स्टूडेंट का ड्रीम रहता है कि मैं डिफेंस फोर्स में ऑफिसर बनूं। तो जो हमारे प्रिंसिपल थे ग्रुप कैप्टन थे उन्होंने भी कहा था कि आपका तुम्हारा पक्का सिलेक्शन होगा। लेकिन मैंने 7 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी दिया, अपीयर किया, लेकिन मेरा 7 बार रिजेक्ट हुआ। मैं 5 बार तो फाइनल डे में रिजेक्ट हुआ। तो उसके बाद फिर तब जब अगर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की बात करूं इंजीनियरिंग के बाद, तो एक बार मेरा 2 मार्क्स से रह गया पीटी में, तो काफ़ी बैकलैश फील हुआ, काफ़ी डिमोटिवेटेड फील हुआ। फिर उसके बाद जब सीएपीएफ का मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा सीएपीएफ का रिटर्न निकल गया, तो फिर मुझे लगा कि चलो लक फैक्टर ये सारे रोल नहीं प्ले करते हैं। लेकिन फिर फिजिकल में मुझे 0.5 सेंटीमीटर से हाइट में रिजेक्ट कर दिया गया, और जो चीज़ आपके खुद के कंट्रोल में नहीं रहे और उस पर रिजेक्ट कर दिया जाए तो काफ़ी अनलकी फील होता है। तो ये मुझे काफ़ी डिमोटिवेट कर दिया और मैं काफ़ी अनलकी फील करने लगा, और ये सब के कारण मतलब एक माइंड के अंदर वो आ गया था कि मैं कितना भी पढ़ लूँ, कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लूँ, टेस्ट में भी अच्छा कर लूँ, तो शायद मेरा फाइनल रिजल्ट ना हो। फिर तब और इसका सबसे पीक पार्ट जो पहुंचा वो पहुंचा जब मैं मेंस का एग्ज़ाम दे रहा था बीपीएससी का। 13 जुलाई का डेट था, रिज़ल्ट उस दिन यूपीएससी का 2019 का रिज़ल्ट आया। तो मैं पटना में रिज़ल्ट नहीं देखा कि मेंस दे देता हूँ, उसके बाद दिल्ली आऊँगा तो रिज़ल्ट देखूँगा। तो जब मैं दिल्ली आया तो यहाँ पे जब रिज़ल्ट लैपटॉप खोला, उस पर पीडीएफ पे सर्च किया और मुझे पूरा भरोसा था कि इस बार हो जाएगा। जब मैंने पीडीएफ खोला और उस पर अपना रोल नंबर टाइप किया तो नो मैचेस फाउंड, 4 बार किया और नो मैचेस फाउंड यूपीएससी के 2019 के पीटी में। तो मैं लैपटॉप बंद करके सीधा निकल पड़ा, सीधा चलता गया, मुझे पता नहीं चल रहा था कहाँ जा रहा हूँ। कुछ दूर चलते चलते मेरे हाथ पे कुछ पानी सा कुछ गिरा, तो मैंने देखा मेरे आँखों से पूरा आंसू गिरना शुरू हो चुका था। तो चलते चलते जो झंडे वाला यहाँ पे है, झंडे वाला मंदिर है, हनुमान मंदिर है, मैं वहाँ पे पहुँच चुका था। तो वहाँ पे मैं घंटों 3-4 घंटे बिताया और दिमाग में वही चल रहा था कि क्या होगा, कितना भी मेहनत करो, अच्छा परफॉर्म करो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमेशा टेस्ट में भी अच्छा हो रहा था, सब चीज़ में अच्छा हो रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो डिमोटिवेटेड फील हो रहा था। फिर धीरे धीरे पता नहीं वो हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल पावर हो या कुछ हो, मेरे अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी लाया कि कब तक आप उन फैक्टर्स जैसे लक हुए या ये डेस्टिनी फैक्टर्स को कब तक हम सोचेंगे, क्यों ना जो मेरे कंट्रोल में उसको डबल करके देखें। राइट उसको डबल करेंगे, क्या पता वो निगेट हो जाए। फिर उसी तरह कि क्या पता अगर लाइफ हार दे रहा है तो चलो लड़ते हैं लाइफ से, जो होगा देखा जाएगा, इस बार निकालना है। तो वो मोटिवेशन के साथ थोड़ा पॉजिटिविटी आया। फिर उस दिन मैं रूम आया तो मेरा हॉबी है पोएम्स लिखना, तो मैं सोचा कि इन चीज़ों को मैं पोएम के फॉर्म में लिखूंगा। तो रात में 12 बजे से लेकर के सुबह में 4 बजे तक मैं पोएम लिखा और इन चीज़ों को लिखा।
तो अगर आप बोलो तो मैं उसकी 4 लाइन बोलूँगा, हाँ, हो सकता है ये जरूर सर, मोटिवेशन। जरूर। और ये प्रिपरेशन के दौरान ये पोएम हमेशा मेरा मोटिवेशन की तरह काम किया। तो पोएम का टाइटल है हुंकार जिंदगी को। एक छोटी सी उसमें लाइन है, जैसे कि महाभारत में जब युद्ध हो रहा था अर्जुन और कर्ण का, तो जब अर्जुन बाण चला रहे थे तो कर्ण का रथ बस हिल रहा था, और जब कर्ण बाण चला रहे थे तो अर्जुन का रथ 2-3 कदम पीछे चले जा रहा था। तो अर्जुन के जो सारथी थे कृष्ण भगवान, तो वो हंस रहे थे। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि आप मेरा रथ पीछे जा रहा है फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो। तो अर्जुन कृष्ण जी का कहना था कि तुम्हारे रथ के ऊपर हनुमान जी का ध्वज है, अर्थात डेस्टिनी भी तुम्हारे साथ है, लक भी तुम्हारे साथ है, और कर्ण के साथ लक नहीं है, फिर भी तुम्हारा रथ 3-4 कदम पीछे जा रहा है। अगर तुम्हारे साथ लक नहीं रहता और कर्ण के साथ लक रहता तो आज तुम्हारा क्या हाल होता। बहुत बढ़िया। तो महाभारत जब खत्म हुआ तो अभी भी सबसे बड़ा योद्धा कर्ण को बोलता है। तो यही सब को लेकर मैंने सोचा कि लक अगर साथ दे ना दे, लेकिन तैयारी करेंगे तो एक सही प्रिपरेशन वाला हो। तो ये सब एक बैकग्राउंड के बाद, कॉन्टेक्स्ट के बाद मैं पोएम 4 लाइन बोलना चाहूँगा कि पोएम का टाइटल है हुंकार जिंदगी को। लाइफ को हुंकार दे रहा है और लाइफ को कह रहा है, हुमाना कि चित्त पड़ा मैं बार बार तेरी वार से। लाइफ को कह रहा है, हुमाना कि चित्त पड़ा मैं बार बार तेरी वार से, हुमाना कि बजरंग बली की ध्वज, वही जैसे कि महाभारत का सुनाए उसी तरह बजरंग बली की ध्वज मतलब लक। हुमाना कि चित्त पड़ा मैं बार बार तेरी वार से, हुमाना कि बजरंग बली की ध्वज भी लहरा रही है तेरे रथ की ही डाल से। वो लक मेरे साथ नहीं है, लक मेरे अपोजिट में है। हुमाना कि चित्त पड़ा मैं बार बार तेरी वार से, हुमाना कि बजरंग बली की ध्वज भी लहरा रही है तेरे रथ की ही डाल से, हुमाना कि मैं शीघ्र जीत का योद्धा नहीं, पर हार तो मेरी हथेली की लकीर में ही नहीं, हार तो मेरी हथेली की लकीर में ही नहीं। बहुत बढ़िया सर। ओके, तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप बार बार फेल हुए, लक को भी आपने काफ़ी बार कोसा, कहीं ना कहीं फिर उससे सब जूझते हुए, तो कहीं ना कहीं एक कोई इंस्पिरेशन रहे होंगे या फिर कोई मोटिवेशन रहा होगा जिसके जरिए आप कंटिन्यू फिर अपनी प्रिपरेशन को आपने स्टार्ट किया और आगे आप आज सफल। जी बिल्कुल। इस सब सिचुएशन में जो बहुत सारा रोल प्ले करते हैं अपने इंस्पिरेशन और अपने सराउंडिंग से। सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा जिनका फ़ोटो आप देख रहे हैं, इनका सपोर्ट हमेशा रहा, और ये मुझे हमेशा इंस्पायर करते रहे। और इनके खुद के बिहेवियर से भी, मेरे मम्मी और पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, तो दोनों ने जैसे ड्यूटी किया है उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मेरा एज अ स्टूडेंट मेरा ड्यूटी है पढ़ाई करना। तो इंस्पायर। उसके सिवा जब भी मैं लो फील किया तो मेरे जो 2 दोस्त थे जो मेरे रूममेट भी हैं, आशुतोष और अभिषेक, ये दोनों ने भी काफ़ी मदद किया। और फिर इस सराउंडिंग्स में मैं राजेंद्र नगर से थोड़ा सा दूर, थोड़ा ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा नज़दीक रहता हूँ। तो यहाँ पे जो एक हमारी यहाँ पे मैडम नंदनी मैम है जो हम लोग को हेल्प की, घर से बाहर रहने के बाद भी हमको घर के तरह का फील कराई। तो उन्होंने जैसे खाने के लिए ये सब का हेल्प की लैंडलॉर्ड के तौर पे, या नहीं तो इधर बगल में सराउंडिंग्स एज अ नेबर। तो इन सब के सपोर्ट से मुझे लगता है कि मैं लो के बाद भी बाउंस बैक कर सका। अगर मैं अकेला रहता तो मैं अकेला हार जाता, लेकिन मेरे साथ ये लोग थे, मेरे पापा, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे फ्रेंड्स, तो इन लोगों ने हाथ पकड़कर मुझे आगे बढ़ाया। ओके, तो सर जैसे कि आप UPSC BPSC के अलावा भी जैसे आपने CAPF बताया और भी आपने एग्ज़ाम्स बताए, तो सर क्या स्ट्रेटजी बनाई थी आपने जब BPSC की तैयारी की UPSC के साथ? जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए तो UPSC का ही आया था, लेकिन उस दौरान जब मैं 2017 के बाद मैं 2018 में आया BPSC का एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा कि BPSC का एग्ज़ाम क्यों ना दे दिया जाए, मैं बिहार का हूँ। तो उसके लिए मैं अगर बोलूँ स्ट्रेटेजी बोलूँ, जैसे कि बुक लिस्ट सब आपको ऑनलाइन तो सब कुछ अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ अलग चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो मुझे ऑप्शनल से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा और मेंस से जुड़ी हुई कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि PSIR मेरा ऑप्शनल था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप चाहो तो बहुत स्कोर कर सकते हो, और अगर आप गलती किए तो बहुत कम स्कोर हो सकता है। तो उस दौरान मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए मैम सुब्रा रंजन मैम का क्लासेस किया। उसके बाद मैंने हर एक टॉपिक्स का शॉर्ट नोट्स बनाया। अगर आप बोलो तो मैं दिखा सकता हूँ, वो हम बाद में दिखा हाँ देंगे। ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाया, उस शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज किया। मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत किया। कई बार क्या होता है कि UPSC वाले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस UPSC के करते हैं, वो 20 मार्क्स का होता है, और वहाँ पे 38 मार्क्स का, और ऑप्शनल में तो 50 मार्क्स के लिखने होते हैं, तो वैसे लिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा किया।
उसके सिवा अगर बात करें तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर होलिस्टिकली बात करें मेंस की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से समझें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं, बीपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो बस वो रिपीट क्वेश्चंस को समझने का। उसके साथ साथ एड ऑन्स करना है, मैप, फ्लो डायग्राम, चार्ट, ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। ओके सो सर, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बुकलेट जो हर बुक लिस्ट कहें या कुछ बुक्स कहें जो कि हर स्टूडेंट्स को बीपीएससी के लिए पढ़नी चाहिए, उनके बारे में। अगर मैं बुक की बात करूं तो अगर होलिस्टिकली प्रिपरेशन की बात करूं तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्री के लिए अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है तो आपको एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा। Right. स्पेक्ट्रम आपने अगर पढ़ लिया है तो उसके बाद घटना चक्र से आप प्रिपेयर कर सकते हो क्वेश्चन वाइज और उसे समझ सकते हैं। उसके बाद जो आता है साइंस के क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। साइंस के लिए आप लूसेंट की साइंस पढ़ सकते हो, लूसेंट के साइंस के साथ साथ क्वेश्चन बैंक होते हैं लूसेंट की या घटना चक्र की, वो कर सकते हो। फिर बिहार जीके की अगर बात करें तो जैसे बिहार समग्र है, क्राउन पब्लिकेशन है, तो बिहार समग्र केवीसी नैनो की आती है, ये सब में काफ़ी होलिस्टिकली बिहार के दिए हुए हैं। इसके बाद जो आता है वो आपका करंट अफेयर्स के लिए आपको ये समझना होगा, ये वन लाइनर होते हैं। वन लाइनर के लिए आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी होगी और ये वन लाइनर आते हैं, आप याद कर सकते हो प्रतियोगिता दर्पण से कर सकते हो या घटना चक्र से कर सकते हो। और इसके बाद अगर ये प्री के लिए बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब के लिए आप अगर बेसिक पढ़ लोगे, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी से ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी की बुक, और फिर इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह पढ़ सकते हो। तो ये सारे से क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, कम आते हैं। लेकिन आप अगर आप हिस्ट्री, बिहार जीके, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार जीके, साइंस, करंट अफेयर्स इतना कर लिया और मैथ्स 10 क्वेश्चन आते हैं, इतना अगर आपने कर लिया तो लगभग आप प्री निकाल लोगे। और उसके बाद अगर मेंस की बात करें तो GS1 होता है, GS1 में सेक्शन 1 होता है जिसमें हिस्ट्री रहते हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री में पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिमाग में रखने का है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। फिर उसके सेक्शन 2 आते हैं करंट अफेयर्स, उसके लिए आप विजन की मैगजीन से पढ़ सकते हो, आपको होलिस्टिक लिखना है तो वो लिख सकते हो। फिर थर्ड पार्ट आता है स्टैटिस्टिक्स के लिए पिछले 5 साल के क्वेश्चन को आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो वो हो जाएगा। फिर अगर पेपर 2 की बात करें तो पॉलिटी, उसमें भी आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत कुछ रिपीट होते हैं, लक्ष्मीकांत से वो पढ़ सकते हो। फिर एग्रीकल्चर, फिर इकोनॉमी आते हैं, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, उसमें भी बेसिक रहते हैं, और साइंस। फिर अगर ऑप्शनल की बात करें, अगर जैसे अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में 12 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 6 क्वेश्चन लिखना पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस के 3 क्वेश्चन IR के, तो 3 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस के रहते हैं वो बहुत सारे रिपीटेड होते हैं, और अगर आपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है तो वो हो जाएगा। और IR के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा करेंट रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, और बाकी सब आसान रहता है, कुछ टफ नहीं रहता है। ओके सो सर, जब आप फर्स्ट टाइम दिल्ली आए थे तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और कैसे क्या किया था आपने? अगर मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली का बात करूं तो मेरे यहाँ पे मेरे साथ क्या था कि मैं घर से नहीं डायरेक्ट बैंगलोर कॉलेज से दिल्ली आ गया था। तो कॉलेज से सारा सामान लेकर दिल्ली आया, और दिल्ली में जब यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स सब थे उन्होंने स्टेशन पर रिसीव किया, तो फिर मेरे स्कूल के फ्रेंड थे। फिर मुझे तो 3 दिन लगा राजेंद्र नगर को समझने में कि उधर हो क्या रहा है, चल कैसे रहा है, माहौल कैसे हो रहा है। तो फिर अगर एक फनी स्टोरी है, मैंने एक रूम लिया और वो राजेंद्र नगर में रूम भी ले लिया था, उसको बस पैसा नहीं दिया था, उसमें एक रात मैं वहाँ पे रहा भी, और एक रात में ही मुझे एहसास हो गया मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। वो एक घुटन से भरा था। हर एक स्टूडेंट के अपने अपने रिक्वायरमेंट होते हैं, मेरे हिसाब से वो सूट नहीं किया, तो फिर सुबह में किसी तरह रिक्वेस्ट करके मैं वहाँ से निकला। फिर जब दिल्ली, अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली आते हैं तो उन्हें ये समझना होगा कि आप बस यहाँ पे एडजस्ट जितनी जल्दी कर लो, रहने खाने ये सब, उसके बाद आप पूरा पढ़ाई पे। ओके सो सर, टाइम टेबल क्या फॉलो किया आपने? अगर मैं डेली के टाइम टेबल की बात करूं तो मैं स्टार्टिंग में रात में जगता था, फिर उसके बाद मैं सुबह से पढ़ना शुरू किया। तो सुबह में पहले स्टार्टिंग में मैं 6:30 बजे उठ के 6:30 बजे से 9 बजे तक, 8:30 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ता था। फिर उसके बाद कुछ समय रखता था करंट अफेयर्स के लिए, फिर एक स्लॉट रखता था 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक के लिए, उसमें मैं कोई GS का सब्जेक्ट पढ़ लिया। फिर 2 से 5 मेरा एक स्लॉट रहता था जिसमें 2 बजे तक, फिर उसके बाद ब्रेक लेके अपना 3 बजे से 5 या 6 बजे तक
ऑप्शनल पढ़ता था, ऑप्शनल का आंसर राइटिंग और ऑप्शनल का रिवीजन। फिर उसके बाद फिर मेरा आता था मैप के लिए, मैंने स्पेसिफिक निकाल कर रखा था टाइम की आधा घंटा मैप डेली देखूं, लेकिन आधा घंटा ही देखूं लेकिन डेली देखूं। मैप, स्कीम्स, पॉलिसीज़, ये सब को एक डिवाइड करके रखा हुआ था और उस हिसाब से मैं अपना डेली रूटीन करता था और फिर रात में भी ऐसे। ओके तो सर आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताइए कि स्टूडेंट्स को रात में पढ़ना चाहिए या डे का शेड्यूल या मॉर्निंग का? अगर देखिए सबके रिक्वायरमेंट्स तो अलग होते हैं, सबके तरीके अलग होते हैं। Right. तो अगर मैं बोलूं कि दिन में अच्छा हो या रात में अच्छा हो तो वो शायद सुटेबल ना हो। हर एक स्टूडेंट को अपने हिसाब से ढलना चाहिए। अगर वो एट द एंड ये है कि प्रोडक्टिविटी आपकी किस में ज़्यादा हो रही। कई बार क्या होता है कि अगर आप रात में पढ़ते हो तो रात में इतना सन्नाटा होता है कि आपके प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आप अगर देखो कि अगर आपके इन्वायरमेंट में दिन में डिस्टर्बेंसेस हैं तो आप रात की रूटीन स्टार्ट कर सकते हो। अगर देख रहे हो कि आपके दिन में भी डिस्टर्बेंस नहीं है और या नहीं तो आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो तो आप दिन की रूटीन पे रह सकते हो। और एक चीज़ बस ये ध्यान में रखना है कि आप एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आप दिन का रूटीन रख लो। एग्ज़ाम के 1 महीना पहले रात का रूटीन नहीं। ओके तो सर प्रिपरेशन के दौरान जैसे कि आपको काफ़ी चैलेंजेस या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट रखना चाहिए अपने आप को? सबसे बड़ा चीज़ इसमें क्या आता है कि जब भी लो फील करो, हम लोग बहुत बार यूपीएससी प्रिपरेशन में लो फील करते हैं तो जब भी आप लो फील करते हो तो ये सोचो कि आपने ये प्रिपरेशन शुरू क्यों किया था। राइट। आपने ये प्रिपरेशन अपने लिए क्यों स्टार्ट किया था। बस वो पॉइंट जो है आपको फिर से मोटिवेट करेगा। वो पॉइंट आपको सोचने पे मजबूर करेगा, नहीं मैंने इसके लिए अपने लिए किया था, मेरा क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था। और फिर उसके बाद करो। साथ ही साथ आप किसी से बातें करो। आपके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, बहन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, जिनसे आप शेयर करो कि मैं लो फील कर रहा हूँ और वो फिर आपको मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इन ढंग से मोटिवेट करना चाहिए। साथ ही साथ आप अपने एम्बियंस पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव लोगों से मिलो। कई राजेंद्र नगर में ऐसे घूमते रहते हैं कि जो नेगेटिविटी ही फैलाते रहते हैं, अफवाहें, तो उन सब से बच के रहो तो आपके मोटिवेशन लेवल कम नहीं होगा। और दूसरों से कंपेयर कभी नहीं करना है। आपको अपना इंप्रूवमेंट होते रहना देखना है। ओके सो सर प्रिपरेशन के दौरान आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस गेन किया होगा या फिर ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि आप फॉलो करते हुए और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते होगे स्टडी में? अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो सबसे पहला चीज़ आपका एक रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 12 घंटा पढ़ लिए, एक दिन 15 घंटा पढ़ लिए और एक दिन 5 घंटा पढ़े। आपका एक रूटीन और वो कंटिन्यूटी, रूटीन पे आपको स्टक होना है। और जब आप रूटीन पे स्टक होगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। तो आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। दूसरी बात, आप घर से दूर रह रहे हो तो आपको होम सिकनेस फील नहीं करना है। और बाहर की चीज़ों को जैसे खाना हो गए या और कोई चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सोशल मीडिया से कट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि आप टाइम उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। जी सर। ओके तो सर जब आपका देखा काफ़ी टाइम बाद आपका रिजल्ट आया तो वो क्या फीलिंग थी और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? तो मैं अगर बोलूँ तो मेरा रिज़ल्ट वो 4 बजे शाम को आ गया, बीपीएससी ऑफिस में पब्लिश हो गया था और इंटरनेट पे मैं रिफ्रेश मार रहा था तो रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा, दिख नहीं रहा था। तो मैंने एक फ्रेंड को बोला, वो पटना में था, तो उसने रिज़ल्ट देखा। तो मेरे जो मतलब वो एक्साइटमेंट मैं कह नहीं सकता हूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था। फिर मेरे फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें मैंने रिज़ल्ट भेजा और जस्ट मजाक में उसमें लिख दिया कि इस लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं मिल रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने देखा, उन लोगों पेरेंट्स को, मेरे पापा को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, काफ़ी गर्व महसूस हुआ। उनको हमेशा से लगता था कि मैं बहुत तेज़ हूँ और जो परफॉर्मेंस होता था उस हिसाब से, लेकिन रिज़ल्ट नहीं हो पा रहा है, लास्ट रिज़ल्ट नहीं हुआ है। तो अभी इसे काफ़ी अच्छा महसूस किया। ओके तो सर जैसे कि सभी लोग बी प्लान रखते हैं प्रिपरेशन में, तो ऐसा कुछ आपका क्या सीन था? जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो अभी जो जर्नी मैंने स्टार्ट किया था उसका अभी एंड तो नहीं हुआ है। मेरा एंड पॉइंट तो यूपीएससी प्रिपरेशन ही, यूपीएससी ही है। लेकिन इस दौरान अगर बी प्लान में मेरा मानना, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं इसमें। अगर आपके पास कंस्ट्रेन नहीं है, इकोनॉमिक कंस्ट्रेन या कोई और कंस्ट्रेन, तो आप स्टार्टिंग के एटलीस्ट 1-2 साल तो आप फुल्ली डिवोट कर सकते हो यूपीएससी पे। मैंने भी वही किया। लेकिन 1-2 साल के बाद आप उसी लेवल में, ये आप कहीं और डेविएट नहीं होना है यूपीएससी से। आप प्राइवेट में नहीं जा कर रहे हो, ये सब नहीं करना। आप बस यूपीएससी से ही जुड़े हुए जो है, बस उसमें जैसे यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, उसमें थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। राइट सर। ओके सो सर अगर हम बात करें आंसर राइटिंग के लिए, तो आंसर राइटिंग के हम आपके नोट्स दिखाई देंगे वीडियो में। तो सर उसके लिए आपने क्या किया था मेनली? मैंने आंसर राइटिंग के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैंने कोई जीएस के लिए भी कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था और आंसर राइटिंग के लिए भी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था।
बस इतना था कि मेरे सर्कल में मेरे भैया लोग जो सैनिक स्कूल के भी और ऐसे भी मेरे भैया थे, वो लोग काफ़ी मदद किए। तो मैं क्या करता था, आंसर लिखता था और उन लोग को भेज देता था, वो लोग इवेलुएट करते थे वो। और साथ ही साथ मैं ऑप्शनल में भी क्या करता था, अपना मैम का जो टेस्ट सीरीज चलता था उसमें जो मॉडल आंसर रहता था खुद से लिखता था और मॉडल आंसर में मैच कराता था कि क्या मैं उस लेवल का लिख पा रहा हूँ। उसी तरह बाकी कोचिंग के भी वैसे ही करता था। तो उस हिसाब से मेरा आंसर राइटिंग मुझे लगता है, और ऐसा मैंने महसूस किया कि मेरा आंसर राइटिंग इस तरह ही इम्प्रूव हुआ और डेली मेरा आंसर राइटिंग था। सो यूपीएससी के बीपीएससी के इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए गए? अगर बीपीएससी के इंटरव्यू की बात करूं तो बीपीएससी के इंटरव्यू में जैसे ही नॉर्मल वो लोग पूछे और जैसे ही हॉबी पूछे तो मैंने बोला पोएम्स लिखना। तो वो लोग काफ़ी सीनियर होते हैं तो उन लोग को इन सब में काफ़ी रुचि होता है। और 4 मेंबर थे, चारों जैसे मैंने पोएम लिखना बोला, चारों ऐसे देखना शुरू कर दिया है और सब लोग बस मेरा पूरा पोएम पे ही चला गया। कोई ये किसी एक बोर्ड मेंबर ने अपना खुद का लिखा हुआ पोएम भी सुनाया और मुझे पूछा कि इसका आप क्या मतलब बता सकते हो। फिर मैंने बाढ़ पे पोएम लिखा था तो फिर बाढ़ से जुड़ी हुई क्वेश्चन, फिर मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछे, मेरे ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछे और जनरल करेंट का। लेकिन अगर मैं समरी बताऊं तो मेरे हॉबी पे पोएट्री पे काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने पूछा और मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा उन लोग को लगा, पोएम्स काफ़ी यूनिक लगा। सो सर लास्ट में कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया हो जो आप बात शेयर करना चाह रहे हो तो प्लीज़। नहीं, ओवरऑल तो मैंने सब कुछ कवर किया। मैं बस एक चीज़ जो तैयारी कर रहे हैं उनको कहना चाहूँगा, मैसेज उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी मेहनत कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। बस 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको डिसिप्लिन रहना है, डेली अगर एक रूटीन बनाया तो आपको वो फॉलो करना। आपको डिटर्मिनेशन आपका रहना चाहिए, दृढ़ संकल्प कि नहीं मुझे करना है तो करना है। फिर उसके बाद आपको पेशेंस रखना है। सिविल सर्विस की पेशेंस की ज़रूरत होती है सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में। फिर उसके बाद आपको एक स्ट्रेटेजी रखनी है। स्ट्रेटेजी आपका अपना होना चाहिए, किसी ने भी बोल दिया तो उसे सुनकर नहीं, उसे समझकर अपने में अप्लाई करें और कोई गलती हो तो उसे कोर्स करेक्शन करें। इतना अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने डिटेल में अपनी जर्नी शेयर की। काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हुए भी सर ने जैसे कि बताया कि काफ़ी बार उनके एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे थे, फिर भी सर कंटिन्यू लगे रहे और आज सफलता उनके हासिल की। सो गाइस, आई होप कि आप इस जर्नी से काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे, तो आप अपनी जर्नी में इससे इजाफा पा सकते हो आई थिंक। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।